आज के इस वीडियो क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हमने मैथ का टेस्ट पेपर लिया हुआ है 30 प्रश्नों का। और यह मैथ टेस्ट पेपर जो क्लास 1 to 5 टेट जो भी एग्ज़ाम सीटेट जेटेट हैं उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने वैसे प्रश्नों को रखा है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न किस तरह के प्रश्न आते हैं इसका भी आइडिया आप लोगों को मिलेगा। और आप इन प्रश्नों का जो है व्याख्या सहित हल भी आप देख सकेंगे और स्वयं भी इस प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि 1 to 5 लेवल में प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम्स में 30 प्रश्न हमारे जो हैं सो मैथ के होते हैं और 30 प्रश्न जो है पर्यावरण से आते हैं। और वो जो विषय जो 6 to 8 में यही 30 और 30 60 जो है सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, चाहे वो विज्ञान और गणित से हों या सामाजिक विज्ञान से हों। तो यह जो गणित है मैथ वह 1 to 5 लेवल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इस पर भी फोकस करने की विशेष आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन टेस्ट पेपर को। तो ये देखिए हमारे पास प्रश्नों का पूरा सेट है 30 प्रश्न का, और एक एक प्रश्नों को हम लेंगे और उसे हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि किसी आयत की लंबाई जो है वो 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है। समझना है, यहाँ पे जो आयत है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ये आपको समझना है। और आयत का जो जो होता है परिमाप वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और उसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आयत की लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक भुजा की जो 80 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है। ठीक है, एक लाइन हम लोगों ने पढ़ा है। अब इससे आयत की लंबाई निकालने का पहले हम प्रयास कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो बात कही जा रही है कि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है ये हमको निकालना है। इसके लिए हमको आयत का भी क्षेत्रफल निकालना होगा और वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ आयत की चौड़ाई दी गई है, आयत की लंबाई हम इस दिए गए कथन से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। आपको जो परिमाप दिया है वो वर्ग का परिमाप दिया है 80 सेंटीमीटर। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं कि वर्ग का जो पहला प्रश्न है उसके लिए कि वर्ग का जो परिमाप है वह है 80 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी उसका परिमाप होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, तो ये 4 गुने भुजा 80 सेंटीमीटर आ गया। तो इसलिए वर्ग की जो भुजा होगी वह इस 4 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 80 से में जब 4 से आप भाग दीजिएगा तो वह आपको देगा 20 सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग की जो भुजा है वो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब इसलिए यहाँ से अगर वर्ग की भुजा मालूम चल गया तो उसका हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत भी है। तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहीं पे। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है, इसलिए यह भुजा गुने भुजा यानी 20 गुने 20 बराबर 400 आ जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग में स्क्वायर होता है, इसलिए यह सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब पुनः जो प्रश्न में कहा गया था कि जो आयत की लंबाई है वह 40 जो आपका 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले जो वर्ग है उसका भुजा का 2 गुना है। तो भाई वर्ग का परिमाप कितना आ गया है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका 2 गुना जो है लंबाई है, इसलिए 2 गुने 20 कर देंगे तो आ गया 40। यह इसकी लंबाई 40 हो जाएगी, और चौड़ाई जो दिया हुआ है वह आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा का 2 गुना है।
तो वर्ग का भुजा हम लोगों ने 20 निकाला, उसका 2 गुना कर देंगे तो 40, वही 40 क्या है, लंबाई है। और चौड़ाई कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम चल गया। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वह हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यह क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू बी। तो वह करेंगे तो लंबाई 40 है और चौड़ाई 20, 40 गुने 20 करेंगे तो ये देखिए 4 दूना 8 और 2 जीरो आ जाएगा, यानी 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल 800 आ गया और वर्ग का क्षेत्रफल 400, दोनों में अंतर कितना है, 400 का। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो भाई आयत का 800 आया है और वर्ग का 400 था, कितना अधिक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 400। ठीक है, अगला प्रश्न हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 5 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है। हमको ये बताना है कि 5 और 2/3, 5 और का मतलब है यहाँ जोड़ना है कि 5 समकोण और 2/3 समकोण में टोटल कितनी डिग्री होती है। तो इसके लिए देखिए हमको इस तथ्य का प्रयोग करना होगा कि समकोण में एक समकोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। दूसरे प्रश्न में इस बात को हमको यूज करना होगा कि एक समकोण में कितना डिग्री होता है, तो एक समकोण 90 डिग्री के बराबर आता है। और हमारे पास कितना दिया गया है, तो 5 समकोण निकालना है और फिर 2/3 समकोण, और दोनों को जोड़ करके बताना है कि दोनों कितने डिग्री के बराबर है। इतना समकोण का मान निकालना है। तो दोनों को देखिए जोड़ते हैं तो ये 5 तिया 15 और 2 17 आ जाएगा और बटा में 3। ठीक है, ये इतना समकोण है दोनों को जोड़ने पर। और एक समकोण कितने डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर। तो 90 से इसको गुना कर दीजिए, एक समकोण का मान रख दीजिए 90 डिग्री। 3 से काटिएगा तो 30 तियाई 90, और ये 17 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 17 तिया 51 होता है और एक यहाँ जीरो दिया है, तो कितना आ रहा है ये 510। तो एक समकोण 90 डिग्री, हमें निकालना है कि 5 और यानी प्लस 2/3 समकोण कितने के बराबर है। तो ये जोड़ने पर आ रहा है 17/3 समकोण, और समकोण का मान 90, इसलिए रख करके हल कर देते हैं, 510 डिग्री के बराबर आ रहा है। ये ऊपर छोटा जीरो रखते हैं तो इसको डिग्री कहते हैं। तो ये 510 डिग्री, ठीक है ना। ये आप ब्रैकेट करके भी डिग्री ऐसे लगा सकते हैं, 510 डिग्री ये आएगा। तो ये दूसरे प्रश्न का आपको उत्तर हो गया कितना, 5 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है 510। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख रहे हैं, इस तरह के प्रश्न आपको जो है सो कक्षा 1 से 5 वाला प्राइमरी जो टेट सीटेट है उसमें आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न चल रहे हैं, हमारे पास है तीसरा प्रश्न कि 60 डिग्री का समपूरक और कोटिपूरक कोणों का अंतर कितना होगा। 60 डिग्री का समपूरक, समपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, और कोटिपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमको समझना होगा कि समपूरक और कोटिपूरक क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कोई अगर कोण है, कोई भी कोण मान लीजिए, तीसरे प्रश्न के लिए अगर हम मान लें तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर कोण जो है सो थीटा है या एक्स है, मान लीजिए, अगर थीटा से आपको दिक्कत है तो हम एक्स मान ले रहे हैं, तो उसका जो समपूरक होगा वह 180 माइनस एक्स होता है। ये आपको याद रखना है, 180 माइनस एक्स। और पूरक जो उसका कोण होता है वह 90 माइनस एक्स होता है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि कोई भी कोण है उसका समपूरक के लिए 180 में से घटाते हैं, और उसके पूरक को निकालने के लिए हम उसको 90 में से घटाते हैं। तो कोण कितना है मेरे पास, कोण है 60 डिग्री, ठीक है। इसलिए उसका जो समपूरक होगा उसके लिए हम 180 में से 60 घटाएंगे तो वह कितना आ जाएगा, 120। और पूरक कितना आएगा, तो पूरक के लिए हम घटाएंगे 90 में से 60 को, तो कितना देगा, 30। और हमको क्या निकालना है, अंतर।
कि 60 डिग्री के संपूरक और पूरक का अंतर कितना है। तो अंतर के लिए बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 120 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 90। ठीक है, ये सब डिग्री में है, तो इसका सही उत्तर कितना है, 60 डिग्री के संपूरक और पूरक का जो अंतर है वो 90 डिग्री आएगा। ये बात आपको विशेष याद रखना है कि किसी भी कोण के लिए संपूरक निकालने के लिए 180 में से घटाते हैं और पूरक निकालने के लिए 90 में से घटाते हैं। तो इस तरह से जो तीसरा प्रश्न है उसका सही उत्तर है 90 डिग्री, ऑप्शन सी। 60 डिग्री के संपूरक और कोटि पूरक या केवल पूरक भी उसको कहते हैं, कोणों का अंतर 90 डिग्री है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न चौथा हमारे सामने दिखाई दे रहा है। चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं कि 15 गुने 3 का मान बताइए। अगला है 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। अगला है कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 है। और अगला है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 गुने 3, 15 को 3 से गुना और 3 बार 15 का मान आप जो है ये सब एक ही हैं, सब एक ही के बराबर हैं कि भाई 3 बार 15 आप जब भी करिएगा जोड़िएगा भी तो 3 बार 15, 3 बार और जो है 15 को 3 बार जोड़ना या 15 को 3 से गुना करना बराबर है। ये सब एक ही 3 ऑप्शन है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो बता रहा है कि कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो देखिए इस प्रश्न में जो है 9 गुने 5 भी 45 होगा, 15 गुने 3 भी 45 होगा, 1 गुने 45 भी 45 होगा। तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर 1 से अधिक होता है, ठीक है ना, जिसमें अपसारी चिंतन की जरूरत होती है, उसी प्रश्न को हम खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। खुला अंत वाले प्रश्न के लिए आपको देखना है कि उसका उत्तर जो है 1 से अधिक आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न को हम खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, यह खुला अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके 1 से अधिक संभावित उत्तर हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। खुला अंत वाला और बंद अंत वाला प्रश्न ये जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सीटेट में भी बहुत बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न 5वां है हमारे पास कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 है, 12 है, 13 है। अब त्रिभुज का प्रकार बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या करना होगा हमको इस प्रश्न में। ये प्रश्न जो हमारा है वो 5वां प्रश्न है। देख लीजिए एक बार फिर कि 5 सेंटीमीटर है आपके पास, 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न में ये आपको देखिए ध्यान रखना है कि ये जो त्रिभुज होते हैं इस त्रिभुज को सिंबल से ऐसे हम डिनोट करते हैं और ये इसको 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3। भुजा के आधार पर जो है सो समबाहु होता है और समद्विबाहु होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु होता है। समबाहु में तीनों भुजा बराबर होते हैं, इसका 3 भुजा बराबर होता है, इसका 2 भुजा बराबर होता है और इसका कोई भुजा बराबर नहीं होता है, ये याद रखना है। और कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उसको हम लोग न्यून कोण यानी जिसका सभी कोण 90 से छोटा हो, समकोण मान लीजिए जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर हो, और तीसरा जो है सो अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो इस प्रश्न में देखिए हम लोगों से ये जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि जो त्रिभुज की 3 भुजाओं में जो भुजा है वो क्रमशः जो है वो 5 है, 12 है और 13 है। ठीक है, तो ये तो भाई तीनों बराबर नहीं है, यानी ये विषम बाहु टाइप का है। ठीक है, तो क्या औसम विषम बाहु है देख लेते हैं।
तो ऑप्शन में देखिए जो दिया है वो समबाहु, समद्विबाहु, अधिक कोण, समकोण दिया है, विषम बाहु नहीं है। अगर विषम बाहु रहता तो विषम बाहु ऑप्शन भी सही हो सकता था। तो अब इसमें विषम बाहु नहीं है, तब हम इधर के चलेंगे कि क्या न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण है। ठीक है, तो भुजा के आधार पर तो भाई कैसे मालूम करेंगे, यहाँ तो भुजा का माप दिया गया है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जो कहता है कि कोई एक भुजा का स्क्वायर जो होता है वो जो बाकी दूसरा भुजा का स्क्वायर और तीसरा भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो अगर ऐसी बात यहाँ लागू हो जाती है तो यह जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ऐसी बात हो रही है क्या। तो 5 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ये 25 देगा, 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये देगा 144, और 13 का जो स्क्वायर करेंगे तो यह देगा 169। अब 25 और 44 छोटे हैं, इनको देखते हैं जोड़ के कि क्या आ रहा है। तो देखिए 5 और 4 9, और 2 और 4 6, और 169 ये किसके बराबर आ गया, तीसरे के बराबर आ गया। यानी कोई दो का जो स्क्वायर है, यानी इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इसलिए यह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। आपको समझ में ना है ये कि कोई भी दो भुजा का सम का स्क्वायर अगर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, जैसा कि इस प्रश्न में आ रहा है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो जा रहा है, अगर ऐसा हो जा रहा है तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा, तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है छठा, हम लोग देखते हैं। ये छठे प्रश्न में हम लोगों के पास है कि निम्न जो अभी आंकड़े दिए गए हैं उसका माध्यिका, बहुलक और परिसर का माध्य निकालना है। माध्य, तो माध्य की जो है औसत के बराबर होता है, यानी सबको जो जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग देना होता है। ठीक है, परिसर कैसे निकलता है, तो परिसर के लिए सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान का अंतर निकालते हैं। और बहुलक वह होता है, वह जो है आपका जो भी डेटा है वह डेटा होगा, वह ऑब्जर्वेशन जो सबसे अधिक बार आया होगा। और माध्यिका मध्य का हो जो डेटा होता है अरेंज करने के बाद उसको हम माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सबसे छोटा जो है वह कौन है। तो चलिए देखते हैं, 4 है, 4 से छोटा कोई और है इसमें, तो 4 से छोटा कोई नहीं है। बड़ा देखते हैं, तो 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 7 4 6 7 5 9 6 5 4, यानी सबसे छोटा 4 है और सबसे बड़ा 9 है। और टोटल कैट हो डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टोटल डेटा है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। हमारे पास टोटल डेटा जो हैं, जो टोटल आंकड़ा दिया गया है वो कितने हैं, 15 हैं। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो परिसर निकालने के लिए हम लोग सबसे छोटा में से सबसे बड़ा को में से सबसे छोटा घटाते हैं। तो सबसे बड़ा मान था 9 और सबसे छोटा मान था 4, घटा दिए तो परिसर निकल गया 5। ठीक है, बहुलक के लिए हम लोग ये देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा डेटा चूँकि ज़्यादा है तो आपको देखने में परेशानी होगा। देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये जो 4 है देखिए यहाँ पे 1 आया है, 2 आया है, फिर 3 आया है, और 7 जो है 1 2 3 4 सबसे अधिक बार जो है 7 आया है, इसलिए बहुलक जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, मध्य में अगर हम लोग देखें तो इसको देखिए जैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, माध्यिका के लिए, तो माध्यिका के लिए आपको बढ़ते क्रम में पहले लिखना होगा। तो माध्यिका को बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 4 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे, 9 तक। ठीक है, तो इसमें 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 आ रहा है।
हम लोगों ने देखा कि बहुलक 7 है क्योंकि ये सबसे अधिक 4 बार आ रहा है। ठीक है, और उसी तरह से जो 6 है ये 8 2 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 2 बार आ रहा है। ठीक है ना, 9 जो हमारा है यह 2 बार आ रहा है ये, और 8 जो है 8 हमारे पास एक बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है हमारा 8, ये 1 बार आ रहा है। ठीक है, और इधर फिर ये भी आ रहा है आपके पास, ये जो चीज़ 6 है, तो देख लीजिए 6 कितनी बार आ रहा है, तो 6 आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार, 1 2 और 1 3 बार, 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर सबसे बीच का देखें तो माध्यिका के लिए टोटल जो संख्या है वो 15 है, तो बीच में कौन आएगा, तो बीच के लिए आप इसमें विषम जब रहता है तो 1 जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो ये 15 1 16 2 से भाग दे देंगे तो 8वां, यानी बीच में कौन आएगा, जो 8वां पर होगा। तो इधर से अगर देखिए, इधर से देखें तो भी 8वां जो हमको देखना है, और इधर से भी देखें तो भी 8वां, क्योंकि वो बीच में है। तो इधर से देखिए अगर 2 1 3 और 4 7, ये 7 हो गया, तो 8वां कौन आएगा, 8वां यही ना आएगा। तो इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगा इसका 6, 8वां आपको पद देखना है, तो वो क्या आएगा 6। अब हमें परिसर निकल गया, बहुलक निकल गया, माध्यिका निकल गया। अब इसका क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है, और ये है 5 7 6। तो माध्य निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ेंगे, ये हमारे पास 5 था 7 था और 6 था, और 3 गो हैं ये, इसलिए 3 से भाग देंगे, सबको जोड़ के कितने से भाग देंगे, 3 से, क्योंकि 3 आंकड़े हैं। तो ये 7 और 5 12, 6 18, 3 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 6। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपका आ रहा है 6। माध्यिका निकाला, बहुलक निकाला, परिसर निकाला। परिसर के लिए सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटा मान घटाना है, बहुलक के लिए देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया है, और माध्यिका के लिए बीच वाला देखना है, और फिर तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देना है। तो हमारे पास उत्तर आ रहा है 6, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न देख रहे हैं, 7वां प्रश्न, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि कितनी है, 3, तो उसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पर। ये 7वां प्रश्न हमारे पास है, वृत्त की परिधि दिया है 3, और वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वह होता है 2πr। तो ये 2πr 3, इसलिए त्रिज्या भाई निकालना होगा, क्योंकि त्रिज्या r निकलेगा तभी वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। तो r आ गया ये 3, और इधर 2π जो गुना में है इधर भेज दीजिए तो भाग में हो जाएगा, ये आ गया r बराबर 3/2π। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह है πr²। तो कर लेते हैं, पाई गुने r²। अब देखिए इसको 2 बार गुना करिएगा तो 3 3 के 9, और नीचे 2 दूना के 4, और पाई का स्क्वायर। अब एक ठो पाई कट जाएगा तो बच कितना रहा है, 9/4 पाई। यही सही उत्तर आएगा, 9/4 पाई। तो देखते हैं क्या आ रहा है, इसका ऑप्शन है 9π/4, और यहाँ देखिए है 9/4 पाई, सी ऑप्शन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी ऑप्शन, 9/4 पाई। अगला प्रश्न है, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले जो है बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है, और यह तरीका दर्शाता है कि वह किस चीज़ का अनुपालन कर रही है। अब 4 विधि दिया गया है, यानी ये शिक्षण विधि पर ये प्रश्न है कि यह कौन सी विधि है, निगमन विधि है, आगमन विधि है। देखिए निगमन विधि उपागम उसको लिख रहा है, ठीक है, उसको विधि भी आप समझ सकते हैं। तो निगमन उपागम का पालन कर रहा है कि प्रायोगिक उपागम का, कि व्यवहारिक उपागम का, कि आगमन उपागम का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए इसमें आपको ये समझना है कि अगर ऐसा हो रहा है, ये बात आपको इस प्रश्न के लिए समझ लेना है कि अगर आप उदाहरण से नियम की ओर चल रहे हैं, उदाहरण से नियम की ओर अगर चल रहे हैं तो यह कहलाता है आगमन विधि। ठीक है,
यानी उदाहरण से नियम या सूत्र की ओर अगर आप अग्रसर हैं तो आप आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर नियम या सूत्र से, नियम या जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उससे अगर उदाहरण दे रहे हैं आप, उदाहरण फिर हल कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं नियम का, ठीक है, तो नियम से अगर उदाहरण की ओर अगर आप बढ़ रहे हैं तो यह कहलाता है निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। तो शिक्षिका सबसे पहले सूत्र लिख दे रही है, फिर उदाहरण दे रही है, फिर उस पर प्रश्न करा रही है, तो यह विधि है निगमन विधि। ठीक है, उदाहरण से अगर नियम की ओर चला जा रहा है तो आगमन कहलाएगा, और अगर नियम से उदाहरण की ओर चला जा रहा है तो वह निगमन विधि कहलाएगा। तो इसमें चूंकि वह सभी सूत्र लिख देती है, ठीक है ना, आगे बढ़ने से पहले, आगे प्रश्नों को करने से पहले, इसलिए वह निगमन विधि का प्रयोग कर रही है। इसका सही उत्तर है निगमन उपागम। ये 8वां प्रश्न का सही उत्तर निगमन उपागम। अगला प्रश्न है 9वां कि 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है। चलिए हल करते हैं। 1 ग्राम हमारे पास दिया है और 1 ग्राम को जी से लिख दे रहे हैं और 1 केजी दिया हुआ है। ये कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो कि मात्रक अलग अलग है, इसलिए सबसे पहले मात्रक समान करना होगा। तो 1 ग्राम को 1 ग्राम ही रहने देते हैं। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है, तो इसलिए इसको नीचे 1000 लिख देते हैं। अब 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जा रहे हैं, बच क्या रहा है? तो ऊपर 1 और नीचे 10। तो 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.1, 0.1 लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो यह आ गया 0.1। तो 1 केजी, 1 ग्राम जो है 1 केजी का कितना प्रतिशत है? तो 0.1 प्रतिशत। प्रतिशत का सिंबल लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। तो 0.1 तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी ऑप्शन 0.1%। 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है? तो 0.1%। अगला प्रश्न 10वां, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना आवश्यक है? व्यवकलन, मतलब व्यवकलन का मतलब होता है घटाव, ये आपको याद रखना है। व्यवकलन घटाव, स्थानीय मान गुना योग, और ये भी याद रखना है कि जोड़ घटाव गुना भाग, ये जो है सो मूलभूत जो है प्रारंभिक संक्रियाएं मानी जाती हैं। फंडामेंटल जो है सो इनको हम लोग ऑपरेशंस कहते हैं, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये अभी आपको याद रखना है। तो देखिए दशमलव निरूपण के लिए उसको स्थानीय मान का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है स्थानीय मान। संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी आवश्यक है? तो वह उसका उत्तर सही है स्थानीय मान। अगला प्रश्न है 11वां कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर जो है वह भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। तो अगर दो नगरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर कितनी दूरी होगी? आधा सेंटीमीटर किसके बराबर है? 125 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। ये कि आधा जो किलोमीटर है, आधा किलोमीटर नहीं, आधा सेंटीमीटर जो मानचित्र पर है वह 125 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, इसी को हम चाहें उल्टे सेंस में तो लिख सकते हैं कि 125 जो किलोमीटर है वह आधा सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो हमको देखना है कि 2000, तो ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं कि 125 में कितने से गुना कर दें कि 2000 आ जाएगा। तो देखिए 125 अठे 1000 होता है। अगर 125 में 16 से आप गुना कर दीजिएगा तो ये आप गुना करके देख लीजिए, ये आपको 2000 देगा। कितना? 2000। तो अगर इधर 16 से गुना करने पे 2000 आ रहा है तो इधर भी भाई 16 से गुना कर दे रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएगा और हमको मालूम चल जाएगा कि 2000 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो इधर भी 16 से गुना कर दे रहे हैं। देखिए 2 अठे 16, तो इधर कितना आ रहा है हमारे पास? ये 8 है, ये 8 सेंटीमीटर, यानी 2000 जो किलोमीटर है वो किसके बराबर है?
8 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 125 से 2000 में भाग दे लीजिए, जितना आ रहा है उसको आप 1/2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 125 गुने 16 देखा कि 2000 आ रहा है, तो इसलिए इधर भी 16 से गुना कर दिया है। ये आसानी से निकल गया 8 सेंटीमीटर। तो 11वां ये प्रश्न जो आपका है इसका सही उत्तर है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, ये मानचित्र पर भी आधारित सीटेट में प्रश्न ये कई बार पूछे गए हैं, तो आपको एक उदाहरण यहाँ मिल गया है। इस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं और आप जो है टेस्ट में अच्छा, आपके एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगला बहुत ही आसान प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो एक चतुर्भुज के देखिए सभी अंतःकोण, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और सभी चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज में याद रखना है कि 3 कोण होते हैं और सभी 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि जो है इनमें से किससे संबंधित है। तो यह जो विधि है वो आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दिया गया है। इसका लिए इसका सही जो ऑप्शन है वह है आर्मस्ट्रॉन्ग। आप इसको याद रख सकते हैं। अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि एक पढ़ाने की नवीन विधि है जिसमें जो है अन्वेषण, खोज पर बल दिया जाता है। कम से कम चीज़ें बताई जाती हैं और खोज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न है 14वां कि जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो 39 आता है। तो वास्तविक संख्या के अंकों का योग बताना है, यानी वास्तविक संख्या नहीं, उसके अंकों का योग बताना है। चलिए देख लेते हैं। संख्या के आधे में 15 जोड़ा जा रहा है, संख्या के आधे में 15 जोड़ा जा रहा है। तो संख्या मान लीजिए x है, उसका आधा x/2 है, उसमें जब 15 जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है 39। देख लेते हैं संख्या क्या आ रहा है। तो 15 घटा दीजिए 39 में से, तो यह आ जा रहा है हमारे पास 24। अब इस 2 से गुना कर दीजिए तो x बराबर आ जा रहा है 24 दूना 48। अब इसके अंकों का जोड़ निकालना है, योग निकालना है किसका, अंकों का। तो अंक है 4 और 8, 4 और 8 12, इसलिए उत्तर क्या होगा 12। तो इस प्रश्न जो आपका 14वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न हमारे पास है 15वां कि यदि s बराबर 1 - 2, ठीक है, यह है 3 - 4 इस तरह का जोड़ दिया है तो उसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, यानी जोड़ने पर 0 आ जाए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि वो संख्या जिसको दिए गए संख्या से जब जोड़ें तो 0 प्राप्त हो जाए। और योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए केवल संख्या में माइनस लगा देते हैं, क्योंकि उसी जैसे 2 है, 2 में अगर -2 भाई जोड़ दीजिएगा तो 0 ना हो जाएगा, इसलिए केवल चिन्ह बदल देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस कर देना होता है और प्लस है तो माइनस। तो सबसे पहले भाई इसका जोड़ निकालेंगे इसका, तबे ना उसमें माइनस का चिन्ह हम लगाएंगे या प्लस का। तो देखते हैं ये 1 माइनस जो 2 है, फिर 3 - 4 है, फिर 5 - 6 है। तो इस स्थिति में आपको बहुत ही आसान तरीका अपनाना है। आपको ये देखना है कि भाई 1 - 2 है, फिर 3 - 4 है, फिर 5 - 6 है। तो अगर ये 2 का अगर आप पेयर देखेंगे तो 1 में से जब 2 घटेगा तो -1 आएगा। फिर वैसे ही जो है 3 में से 4 घटेगा तो भी ये -1 आएगा। वैसे ही 5 में से जब 6 घटेगा तो भी -1 आएगा। और वैसे ही लास्ट में चलता चलता कि हाँ का क्या दिया है 49 - 50 दिया है। तो ये भी जब घटेगा तो डॉट डॉट कितना आएगा -1 आएगा। तो 50 का भाई आधा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये -25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आ जा रहा है -25 और इसका हमको योज्य प्रतिलोम बताना है तो चिन्ह बदल देना होगा, तो ये आ जाएगा 25 + 25। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि भाई इसका योज्य प्रतिलोम, तो जोड़ने पे आपको -25 आ रहा है और उसको जब चिन्ह बदल दीजिएगा तो +25। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास 16वां कि -5/7 में क्या हम घटाएं कि -1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, -5/7 है, क्या घटाया जाए, तो मान लीजिए कि x घटाया जाए तो कितना आ जाए -1। अब देखिए इस x को उधर आप पक्षांतरण कर दीजिए
तो ये आ जाएगा -5/7, और इस -x को इधर ले आइए तो +1 हो जाएगा, और इधर है जो -x था उधर जाके +x हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये -5 + 7 एकम 7/7 बराबर x। अब ये जो चीज़ है 7 में से 5 जब घटेगा तो आ जाएगा 2, और नीचे है 7, तो 2/7 बराबर x। तो वो संख्या कितना आ रहा है, 2/7। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 2/7। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकेंडों की संख्या। यानी 10 दिन में मिनट की संख्या हमको देखना है, और फिर उसको सेकेंड की संख्या से भाग करना है जिससे हमको घंटा मिल सके। एक घंटा में जो सेकेंड की संख्या है, तो 10 दिन में मिनट की संख्या हमको पहले देखना होगा, क्योंकि 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर किसके बराबर है। तो 10 दिन में मिनट की संख्या देख लेते हैं। तो देखिए 10 दिन में जो मिनटों की संख्या होगी, तो 10 दिन है, एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा, तो गुने 24 घंटा हो जाएगा। और एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60, तो 60 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 24 गुने 60 हो गया, ये मिनट आ गया। अब देखना है कि ये सेकेंड कितने घंटे के सेकेंडों की संख्या है। तो एक घंटा में कितना होता है, एक घंटा में 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड होता है। तो अगर इससे भाग दे दें अगर हम इसको, तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये कितने घंटे में सेकेंड की संख्या के बराबर है। तो जो घंटों की संख्या होगी उसके लिए हम लोगों को करना होगा कि भाग करना होगा। तो ये दिया है 10 गुने 24 गुने 60। ठीक है, और एक घंटा में 3600 सेकेंड है और घंटा ही हमको निकालना है, तो 3600 से भाग कर देते हैं। तो ये देखिए 60 से जब 3600 को भाग दीजिएगा तो 60 आएगा, ये 1 0 कट गया, और 6 चौका 24। इसलिए इसका सही उत्तर कितना आ रहा है, 4। यानी घंटों की संख्या कितनी है, 4 है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये 17वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है 4 घंटा। यानी 10 दिनों में जो मिनटों की संख्या है वह 4 घंटों में सेकेंडों की संख्या के बराबर है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 18 में कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, ये हमको निकालना है। ऑप्शन दिया है कि 7 मीटर और 10 सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर में होता है आपको 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर, और 10 जोड़ दीजिए तो 710, तो ये सही हो गया। दूसरा है, हमको कौन सही नहीं है ये बताना है। 1 आधे का आधा और 3/4 का 1/3। 1 आधे का आधा, तो देखिए 1 आधे का आधा हम कैसे लिख सकते हैं, 1 आधे का आधा, 1 आधे का आधा, तो का मतलब होता है गुना, तो 1 आधा ये है, उसका आधा यानी गुने 1/2, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। और फिर दिया है कि 3/4 का 1/3, तो 3/4 का 1/3 मैंने 1/3, तो ये 3 से 3 काट दिए तो क्या आ गया, 1/4। तो दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही है और हमको गलत चुनना है, तो ये भी सही हो गया। अगला जो दिया है 2 किग्रा 112 ग्राम, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलो में 2000 ग्राम, 112 जोड़ दीजिएगा तो 2012 ग्राम हो जाएगा, ये भी सही है। तीसरा है 3 लीटर, तो 3 लीटर और इधर 360 मिलीलीटर लिखा है, 3 लीटर 60 मिलीलीटर, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होगा, और 60 दूलिएगा तो 3060 मिलीलीटर होना चाहिए, लेकिन 360 ही है, यानी ये गलत है, इसलिए सही ऑप्शन यही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। तो देखिए पूर्ववर्ती मतलब के लिए एक घटाना होता है और परवर्ती के लिए एक जोड़ना होता है, क्योंकि पूर्ववर्ती पहले का संख्या कहलाता है और परवर्ती बाद का। तो 1000 का जब पूर्ववर्ती करिएगा तो 999 आएगा, और जब परवर्ती करिएगा तो फिर 1000 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ 1001 दिया है, इसलिए गलत है। ये तीसरा देख लीजिए, 1000 का परवर्ती यानी 1001
और उसका पूर्ववर्ती जब आइएगा तो एक घटा दीजिएगा 1001 में से तो 1000 आएगा, यानी यही सही है, सी सही है आपका। अगला 20वां प्रश्न है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज और फिर भागा दिया गया है 90 किसके बराबर है। तो 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज के लिए एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम कहते हैं उसका मतलब ही है सबसे छोटा सारगुणज। तो 36, 54, 60 का एलसीएम निकालते हैं 20वां प्रश्न के लिए। 36, 60 और 54 ये 20वां प्रश्न है हमारा। तो 36 है, 60 है और 54 है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 2 से भाग देंगे तो 18, फिर यहाँ पे ये 30 दूना 60 और यहाँ पे 2 दूना 4 और 14 को 2 सत्ते 14, फिर 3 हम 2 से भाग करते हैं तो 2 9 18, 15 दूना 30, ये 27 ही रह जाएगा। फिर 3 से, 3 तिरी 9, 3 पचे 15, 3 9 27, फिर 3 से तो 3 एकम 3, 5 3 तिरी 9, गुना कर देते हैं तो 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36, पच्चे 180 हो जाएगा और 180 तिया जो हो जाएगा वो आ जाएगा 540। इसको भाग देना है 90 से, 0 से 0 कट जाएगा, 9 छक 54, तो आंसर कितना आएगा 6। आंसर इज 6, यानी एलसीएम निकाल के 6 से आपको भाग दे देना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न हमारे पास दिखाई दे रहा है कि 1/2 में कितने 1/16 हैं। तो मान लीजिए कि 1/2 में x जो है वो 1/16 है। 1/2 में x जो निकालना है हमको वो कितने 1/16 है। तो दिया है 1/2, तो 1/2 में कितने 1/16 है, तो मान लीजिए x है। तो x अगर 1/16 है तो जब गुना करेंगे तो 1/16 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालने के लिए 1/2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, या इधर देखिए 2 जो है वो भागा में है, उधर जब भेजिएगा तो क्या हो जाएगा गुना में। तो ये 2 हो गया गुना में, ये 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो x का मान कितना आ रहा है, ये आपके पास थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये 8 नीचे आ रहा है जो 8 ऊपर आना चाहिए। देखिए थोड़ा सा प्रश्न पे गौर करिए कि 1/2 में कितने 1/16 है। तो 1/2 में हमने माना है कि x जो है 1/16 है, तो x 1/16 है तो x गुने 1/16 होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कि 1/2 में x 1/16 है तो x गुने 1/16 1/2 के बराबर आएगा, क्योंकि 1/2 बड़ा है 1/16 छोटा है, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है। हम लोगों को क्या क्या करना होगा, इसमें हम लोगों को ये करना होगा कि 1/16 में जो है x जो है 1/2 जो आपको कितने यानी कितने 1/16 हैं जो आपको 1/2 दे रहे हैं, ये निकालना है। तो यहाँ पे जब अगर हम करेंगे x का मान, तब ये 16 उधर जाके गुना हो जाएगा और हमको दे देगा 2 अठे 16, यानी x का मान आ जाएगा 8। और ऐसे भी देखिए आप कि ये जो 1/16 है उसको अगर 8 को आप ले लीजिए, यानी 8 से गुना कर दीजिए तो 8 दूना 16 क्या दे दे रहा है 1/2, यानी 8 को 1/16 मिल करके 1/2 बना रहा है। और यही प्रश्न में हमसे पूछ रहा था कि 1/2 में कै गो 1/16 है, तो उसका सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न है 22वां हमारे पास कि 5, 6, 7, 1 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है। तो यहीं देख ले रहे हैं हमारे पास जो संख्या दिया है वो 5 है, 6 है, 7 है, 1 है, और अंक का पलट मतलब कि इसको पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, यानी जब से सबसे अंत जो 1 है उसको शुरू में, फिर 7, फिर 6 और फिर 5, यानी जो इधर से इधर दिया था अब उसको उल्टा करके लिख दीजिए। और चलिए घटा लेते हैं इसको। तो ये जो लास्ट में 1 था, 1 में से 5 जाएगा तो 6, यानी क्योंकि ये 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6। ठीक है, यहाँ 6 में से 6 गया 0 और यहाँ बच गया 16, 1 हासिल लीजिएगा तो, और 16 में से 7 जाएगा 9 और ये 5 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3,
तो 9306 आ रहा है। ऑप्शन कौन है? और 3906, तो ये ऑप्शन बी, यानी 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है 3906। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं हमारे पास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग के लिए देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा संख्या है, तो इस प्रश्न में जो है सो हम सभी अंकों को जोड़ लेंगे और देखेंगे कि कौन पूर्ण वर्ग आ रहा है। जिसके अंकों का जोड़ पूर्ण वर्ग आ रहा होगा वही पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, हालांकि अलग अलग के लिए अलग अलग नियम हैं जिसको कभी हम चर्चा कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है सो वो अंक, चूँकि संख्या बहुत बड़ा है और सबको आपको वर्गमूल अगर आप निकालने लगिएगा तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो है सो इसको हम लोग अंकों को जोड़ करके देख ले रहे हैं। तो ये सब में देखिए जो है 5 4 8 5 4 3 2 तक सब में समान है, तो जोड़िए तो 5 4 9 और 8 17, 5 22 और 4 26, 26 और 3 29, 2 31 आ रहा है। ठीक है, और इन लास्ट में 5 और 1 6 है, तो 31 में 6 जोड़िएगा तो 37 हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 4 और 1 5 है, लास्ट में 41 है, तो 4 1 5 जोड़िएगा तो वो आ रहा है 31 और 5 36, ये 36 पूर्ण वर्ग है, इसलिए यही ऑप्शन सही है। अगला है 5/4 किसके बराबर है? प्रतिशत में बताना है। तो देखिए 5/4 जो है एक भिन्न है, और भिन्न को आप प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना होता है। कितने से? 100 से। तो 4 से जो है 100 कट जाएगा, 25 चौका 100 और 5 गुने 25 आप करिएगा तो 25 पचे 125 आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है 125%। ठीक है, ये प्रश्न आपका था जो है 24वां, इसका सही उत्तर है 125%। इसको 100 से गुना कर देना है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा? तो इस तरह के देखिए प्रश्न में आपको क्या करना होता है कि जो 21 वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, तो भाई आप एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए कि 1 रुपया है, तो 21 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 21 रुपया। और 18 वस्तु का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसलिए 18 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 21 रुपया। यहाँ ये समझना है। देखिए प्रश्न में विधिवत थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ इसको, कि प्रश्न में जो हमारे पास है वो दे रहा है ये जो कि 18 का जो एसपी है, यानी जो विक्रय मूल्य है वह 21 के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लीजिए कि एक का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 21 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 21 रुपया हो जाएगा। ये 21 रुपया आ गया। अब 18 का मान लीजिए विक्रय मूल्य 21 रुपया आ गया, लेकिन 18 का जो है क्रय मूल्य कितना रहेगा? तो क्रय मूल्य 1 का तो 1 के न माने हैं, तो 18 का क्रय मूल्य कितना होगा? 18 रुपया। अब देखिए 18 का विक्रय मूल्य भी मालूम चल गया, क्रय मूल्य भी मालूम चल गया, और हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य अधिक है इसलिए लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? तो 3 रुपया का। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य 18 गुने 100, ये करिएगा तो 3 छक 18, इस 100 बटा में 6 आएगा। जब इसको हल करिएगा तो ये दे देगा 50 बटा में 3। तो देख लेते हैं 50 बटा 3 कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे है 14 दूना 28 और 7, ये नहीं है, यहाँ है ऑप्शन सी 16 तिया 48 दो 50 बटा में 3%, और वो भी लाभ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 26वां हमारे पास, कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है, यदि लड़कियों की संख्या 160 है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या आपको बताना है। तो अनुपात अगर 8:5 है तो आप मान सकते हैं कि संख्या उनका 8x है और 5x है। तो लड़कियों की संख्या 160 है, लेकिन अनुपात उनका 8:5 में 5 है, तो हम मान लें कि लड़कों का संख्या 8x है और लड़कियों का 5x। तो लड़कियों का 5x है, तो ये 5x किसके बराबर होगा? 160 है के 5x बराबर 160। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा कि भाग दे दीजिए 160 को 5 से, तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 32 आ जा रहा है। और लड़कों का जो संख्या है वो कितना है? 8x है, तो इसलिए 8x जो लड़का है वो 32 गुने 8 हो जाएगा। ये दे देगा 8 दूना 16 के 6, 1 8 3 24 और 1
25, 256। लेकिन हमें संख्या क्या चाहिए ये देख लेना है। तो प्रश्न में हमको चाहिए कि कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी तो 8 और 5 13x न हो गए जी। तो 13x चाहिए, नहीं तो 8 256 और 160 जोड़ दीजिए तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। ये जोड़ दीजिए कुल लड़के या लड़कियों की संख्या के लिए 256, चूँकि हम निकाल चुके 8x, और 160। तो ये 6 6 5 11 के 1 2 1 3 1 4 416 आ रहा है। इसलिए इसका सही उत्तर हो गया 416। अगला प्रश्न है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इसके लिए देखिए इसका जो है 3 6 9 12 का एलसीएम निकालना होगा, और ये 6 9 जो 12 है उसका एलसीएम आता है 36, और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 999। जब भाग दीजिएगा तो आपको जो पूरा पूरा कटेगा वह संख्या आएगा आपको 972। और चूंकि 3 हर बार शेष बचता है इसलिए आपको 3 जोड़ देना होगा। तो 972 और 3 975, इसका सही जो उत्तर आता है आएगा वो 975 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हमको शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 28वां कि ये 40 ये दिया हुआ है, आपको एक्सप्रेशन हल करना है। तो यहीं पे देखिए ये 3 को बोर्डमास के नियम से हल करेंगे तो सबसे पहले भाग आएगा, तो 3 से 6 में भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, 5 में से 2 घटा दीजिएगा तो 3 आएगा। ठीक है, अब इधर देखिए 3 आ गया, यहाँ तक में 3 आ गया, और इधर 5 दूना 10 जो है गुना करिएगा और 40 में से 10 घटाइएगा तो 30 आएगा, और 3 जोड़ में चुकी है तो जोड़ दीजिएगा तो 33 आएगा। इसका सही उत्तर है 33। अगला जो 29वां प्रश्न है वो कह रहा है कि रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है, और निम्न में से कौन सा साइज खरीदे कि टाइल पूरा पूरा काटे बगैर लग जाए। तो इसके लिए देखिए ये जो दिया है इसको आपको इसके क्षेत्रफल को ये टाइल के क्षेत्रफल से भाग देना होगा। और चूंकि क्षेत्रफल से क्षेत्रफल में भाग दीजिएगा तो वो संख्या आता है, और वो संख्या हमको मालूम चल जाएगा कि कै गो टाइल लगेगा। तो देखना होगा कि किससे पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में ऑप्शन में दिए गए हैं और यहाँ मीटर में है, तो इसको 9 और 7 को सेंटीमीटर में हम लोग बदलेंगे। तो ये 29वां प्रश्न में आपको करना होगा कि ये 7 मीटर है आपके पास और 9 मीटर है, तो 9 मीटर को आप लिख सकते हैं 900 सेंटीमीटर और गुने 700 सेंटीमीटर, और इसको अब हम हर एक ऑप्शन से भाग देना होगा। तो हर एक ऑप्शन से भाग दे दीजिएगा तो आपको आसानी से जिससे भाग जाएगा वही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपको वो पूर्ण संख्या दे देगा और उसमें आपको टाइल को काटना नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन लास्ट वाला है 35 गुने 45, यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि इससे देख लीजिए पूरा पूरा भाग चल जा रहा है। 35 गुने 45, ये 35 से करिएगा तो 35 दूना 70, ये 20 आ जाएगा, और ये 9 से 9 पचे 45 हो जाएगा, यहाँ 100 होगा, और ये 5 से करिएगा तो 20 पच्चे 100, 20 गुने 20 400 टाइल्स आपको दे देगा, और ये बिना काटे लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से भाग देना होगा, तो इसका सही ऑप्शन आ रहा है डी। लास्ट प्रश्न है हमारे पास कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। तो भाई 3 दर्जन में कितना हो गया, 3 दर्जन में 1 दर्जन में कितना होता है 12। तो 3 दर्जन जो है 30वां प्रश्न के लिए 3 दर्जन जो है होगा वो 12 गुने 3 आपको दे देगा 36। अब देखिए जो है इसका हमसे कहा जा रहा है कि उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को, पड़ोसी को जो है कितना दिया है ये आपको 1/3 भाग, तो पड़ोसी को उसने दे दिया 1/3, तो 1/3 1/3 से जब इसको भाग करिएगा 3 से तो ये 12 आ जाएगा। अब रेहाना को कितना दे दिया 1/6, तो 6 से भाग कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 6ठा भाग दिया है, तो 6 6 36। और फिर किसको दिया हुआ है 1/4 भाग जो है बहन को दिया हुआ है, तो 4 से भाग दे दीजिए बहन के लिए, तो 4 9 36, 9 आएगा। टोटल जोड़ लीजिए तो 12 6 18 और 9 27, टोटल इस सब का जोड़ कितना आ रहा है 27। तो कितना टॉफी बचा 27 3 30 और 6 36, यानी 9 टॉफी, शेष कितना बचा 9। तो इसलिए पूछा जा रहा था कि उसके पास टॉफी कितना बचा, तो वह बचा 9। इस तरह से हमारा जो है सो ये पूरा 30 प्रश्न का सेट पूरा तैयार हो रहा है। आप इस तरह के प्रश्नों को देख लेंगे आराम से,
और इस प्रश्नों को आप करने का कोशिश करेंगे। इसी तरह के प्रश्न 1 से 5 में पूछे जाते हैं और ये आपको पूरा गाइडलाइन आपको देगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होगा आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे। थैंक्स टू वॉच।